रस्ते में निगाह रहे, जिल्ले इलाही शहंशाह आलम पनाह जलवा अफरोज होते हैं। आप मुझे कुछ बुला सकते हैं, किंग सुयश फर्स्ट, महाराजा सुयश फर्स्ट, या सिंपल सुयश भी चलेगा मुझे अभी। बचपन में सपना था कि खुद का देश बना के एक प्रेसिडेंट बनेंगे उसका, या खुद के किंग बनेंगे। कभी सोचा नहीं था कि इंदौर का एक लड़का जाकर दुनिया में कहीं जाकर जमीन कब्जा कराएगा कि ये मेरा राज्य है। सपना होता है बचपन का कि मुझे एक दिन बड़े होकर प्रेसिडेंट बनना है, मुझे बड़े होकर राजा बनना है, तो सपना था कहीं ना कहीं बचपन से ये वाला मेरा भी। दुनिया में सिर्फ इकलौता इलाका जहाँ पर इंसान रह सकते हैं जा करके, और जो अभी भी किसी भी देश को बिलोंग नहीं करता है, वो बिर तवील का इलाका है। जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे 20 सेकंड पहले एक लाइन ड्रॉ करी इजिप्ट और सूडान बॉर्डर के बीच में। इजिप्ट उस बॉर्डर को मानना चालू हो गया, लेकिन इस उससे क्या हुआ कि कई सारे गाँव डिवाइड हो गए, कि पता चला कि आधा गांव एक कंट्री में, आधा गांव दूसरी कंट्री में। तो उसके बाद में देखते हुए एक और लाइन ड्रॉ करी गई। उस रीज़न से ये हुआ कि सूडान नीचे वाली बॉर्डर मानने लग गया, इजिप्ट ऊपर वाली बॉर्डर मानने लग गया। उससे बीच में एक हिस्सा बच गया बिर तवील करके, कि किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता, ना वो इजिप्ट को बिलोंग करता है, ना वो सूडान को बिलोंग करता है। अब उसका नाम है? अब उसका नाम है किंगडम ऑफ दीक्षित। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। राजा रानी की कहानियां आपने खूब सुनी होंगी। राजा बनने का शौक जिन लोगों को है उन्हें भी जानते होंगे, लेकिन यकीनन ऐसे शख्स की कहानी नहीं सुनी होगी जिसने राजा बनने के लिए अपना देश ही बना डाला। लेकिन हमारी इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दुनिया में कुछ भी संभव है। आपको सुनकर यह मजाक लग सकता है, मैं आपको क्या एड्रेस करूं? आप मुझे कुछ बुला सकते हैं, किंग सुयश फर्स्ट, महाराजा सुयश फर्स्ट, या सिंपल सुयश भी चलेगा मुझे अभी। आपको ये अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन ये एक अद्भुत सच है। देखिए, सुनकर ही बहुत अटपटा लगता है। आप लोगों के मजाक के निशाने पर भी आए हैं। बिल्कुल, इस चीज को कई तरीके से मजाक के उससे भी लिया गया है। यह है सुयश दीक्षित, महाराज सुयश दीक्षित प्रथम। इनके सर पर मुकुट नहीं, बैठने को सिंहासन भी नहीं, लेकिन राज करने के लिए साम्राज्य है। इन्होंने दुनिया के नक्शे में एक नया देश गढ़ लिया है, उस देश को अपना साम्राज्य बना लिया है, नाम दिया है किंगडम ऑफ दीक्षित, और खुद बन गए हैं उसके राजा। हमने जब इनके दावे को पहली बार सुना तो हमने हंसी में खारिज कर दिया, लेकिन फिर एक एक कर ऐसी अद्भुत बातें हमारे सामने आने लगी कि हम हैरान रह गए, क्योंकि हमें पता चला कि ये बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। हाँ, आप राजा बन सकते हैं, आप कह सकते हैं, बट आपको दूसरे राजा मानने ये बहुत जरूरी है। जी, मेरी समझ से कोई भी अपने आप को राजा समझ सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। चलिए हम शुरू से आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। 6 नवंबर 2017 को सुयश ने एक फेसबुक पोस्ट डाली। पोस्ट में लिखा, मैं सुयश दीक्षित प्रथम अपने आप को किंगडम ऑफ दीक्षित का राजा घोषित करता हूँ। मैं बीर तवील, जिस पर किसी का कोई दावा नहीं है, को अपना देश घोषित करता हूँ। मुझे खुशी है कि मैं अपने राज्य का प्रधानमंत्री अपने भाई सुयोग दीक्षित और राष्ट्रपति अपने पापा को घोषित करता हूँ। जिसने भी पढ़ा उसे लगा कि ये सुयश के दिमाग का कोई फितूर है या कोई मजाक। कोई कैसे खुद को किसी देश का राजा घोषित कर सकता है? कोई कैसे ऐसे राज्य का राजा बन सकता है जिसकी कोई प्रजा न हो? कोई कैसे किसी भी जमीन पर कब्जा करके अपना झंडा गाड़ सकता है, खुद को उस देश का राजा बना सकता है? इससे भी बढ़कर ये सवाल कि क्या दुनिया में ऐसी जगह है जो किसी देश का हिस्सा नहीं? हम एक एक कर इन सभी सवालों के जवाब जानने निकले। तो वहां की धरती पर लग चुका है झंडा, और अस्तित्व अगर इस देश का हम कहें तो ऑनलाइन जरूर है, और इसीलिए लोग जो आवेदन करना चाहते हैं वहां की नागरिकता का, वो सब ऑनलाइन पहुंच रहे हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं किंगडम ऑफ दीक्षित में बसने के लिए। सुयश की अविश्वसनीय कहानी सुनकर किसी के भी मन में पहला सवाल तो यही उठेगा कि क्या सिर्फ दावा भर करने से सुयश राजा बन गए?
सुयश जिस बीर तवील पर किंगडम ऑफ दीक्षित की स्थापना करने का दावा कर रहे हैं, आखिर उस पर अभी तक किसी ने दावा क्यों नहीं किया? दुनिया के नक्शे पर बीर तवील को अनक्लेम्ड लैंड माना गया है। अनक्लेम्ड लैंड उसे कहते हैं जो किसी भी देश के क्षेत्र में शामिल न हो, न तो उसको लेकर कोई विवाद हो और न ही उस जमीन के ऊपर कोई टैक्स का भार हो। इन दोनों देश के बॉर्डर बन रहे थे, तो वहाँ पर एक ट्रेपीजियम शेप का एरिया छूट गया, जिसका क्षेत्रफल करीब 2000 वर्ग किलोमीटर है। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि दोनों जो बॉर्डर कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज इस एरिया को बॉर्डर करते हैं, उनके किसी का क्लेम नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि किंगडम ऑफ दीक्षित यानी बीर तवील की भौगोलिक स्थिति कैसी है। बीर तवील 2060 वर्ग किलोमीटर में फैला एक लावारिस इलाका है जो मिस्र और सूडान की सीमा पर स्थित है। ये पृथ्वी पर ऐसी इकलौती जगह है जो इंसानों के रहने लायक तो है, लेकिन इस पर कोई देश दावा नहीं करता। पड़ोसी देश मिस्र और सूडान बीर तवील को इसीलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि दोनों देश इससे सटे एक बड़े भूभाग हलाइब पर अपना दावा करते हैं। हलाइब लाल सागर के तट पर 20,580 वर्ग किलोमीटर में बसा है और खनिज के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हलाइब और बीर तवील को लेकर 2 बार दोनों देशों के बीच सीमाएं निर्धारित हुई, लेकिन दोनों ही देश बीर तवील छोड़कर हलाइब को लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस पर किसी ने भी दावा नहीं किया। जमीन के जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं वहां पर हरियाली नहीं है, वहां पर इस तरीके से आपको पेड़ पौधे नहीं नजर आएंगे, रेगिस्तान है। वहां पर कोई बस कैसे सकता है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके अलावा और भी कई चुनौतियां हैं। आइए हम आपको इस इलाके के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। 2060 वर्ग किलोमीटर में फैला बीर तवील क्षेत्रफल में इतना बड़ा है कि इसमें दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी जैसे करीब 4681 देश बस सकते हैं और दुनिया के दूसरे सबसे छोटे देश मोनाको जैसे 1030 देश बसाए जा सकते हैं। ये जो आपका देश है, बिल्कुल, वो कैसा है, कितना बड़ा उसका एरिया है? ये 800 स्क्वायर माइल का एरिया है। मतलब अगर रफली हम किसी 2000 स्क्वायर किलोमीटर अगर हम इंदौर से कंपेयर करें, इंदौर से तो काफी बड़ा है। इंदौर से बड़ा है। किंगडम ऑफ दीक्षित की भौगोलिक सीमाएं तो आपने समझ ली, अब इस अद्भुत देश की खासियत सुनिए। दुनिया के इस अद्भुत देश की कुल जनसंख्या इस वक्त सिर्फ 1 है। इस देश की राजधानी का नाम है सुयशपुर। इस देश की स्थापना 5 नवंबर 2017 को हुई। देश का राष्ट्रीय पशु छिपकली है। आपका राष्ट्रीय पशु? दे आर लिजर्ड्स, छिपकलियां। छिपकलियां, क्योंकि वहां वही रह सकती हैं। मैं जब वहां से निकल रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं जब वहां से निकल रहा था तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ राष्ट्रीय तो कुछ होना चाहिए ये वाली जगह का। पर दूर तो ना कोई इंसान ना कोई पशु पक्षी। निकलने के जस्ट 2 मिनट पहले 2 छिपकलियां बहुत दूरी पे दिखाई दी थी निकलते। मैंने कहा बस यही है, यही जो मैं ढूंढ रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि किंगडम ऑफ दीक्षित की स्थापना सुयश ने मजाक में की। मकसद था सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोरना। आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा, एक साम्राज्य और उसका? जी जैसे पहले तो हम लोगों ने जैसे एक फेसबुक पोस्ट के लिए सब करा था कि हमारे 100 फ्रेंड्स है तो हम लोग को 100 फ्रेंड्स का 100 लाइक्स मिल जाएंगे। सुयश भले ही मजाक में वास्को डिगामा बनने निकले थे, लेकिन किस्मत कदम कदम पर उनके साथ थी। जब वो पहली बार बीर तवील की खोज पर निकले तो उनके साथ अद्भुत घटना घटी। अकेले थे आप उस फ्लाइट में? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। मैं जब कायरो से अबू सिम्बल जा रहा था तो किस्मत की ये भी थी कि मैं इकलौता पैसेंजर था पूरी फ्लाइट में। खतरों से खेलते हुए सुयश अपने मंजिल तक पहुंचे। रेगिस्तान में बीज डालकर उन्होंने किंगडम ऑफ दीक्षित की नींव रख दी। प्रोसेस मुझे बताइए, प्रोसेस क्या? आपने वहां पर जाकर झंडा हमने देखा कि आपने गाड़ दिया। हमें तस्वीरों में ऐसा भी नजर आया कि आप पानी दे रहे हैं, शायद कोई प्लांट आपने लगाया। तो देखिए, जितने भी नियम कायदे कानून जो है वो हम लोगों ने खुद से बनाए हैं, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन उसने बनाए हैं। लेकिन अगर आप पहले से अगर सिविलाइजेशन को फॉलो करें, सिविलाइजेशन का हमेशा एक रूल होता है कि आप एक जगह को तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपने वहाँ पे क्रॉप बोई हो या आपके यहाँ पे बीज बोए हो। ये नियम है, ये इंसानियत का नियम है। हाँ।
तो मैंने वहाँ जाकर के 2-3 सनफ्लावर के बीज बोए, पानी डाला। अब देखते हैं पेड़ उगे ना उगे वो अलग बात है, बट बीज तो मैंने बो दिए हैं, झंडा वहाँ पे गाड़ दिया है। तो जो ये पुराना रूल जो था इसको मैंने फॉलो करा। मजाक में ही किए गए इस प्रयास पर इंटरनेट की आभासी दुनिया में अद्भुत प्रतिक्रिया हुई। लोगों का रुझान देखकर सुयश को लगा कि उनके हाथ तो जैकपॉट लग गया है। 1,500 से 2,000 पासपोर्ट्स हमारे पास में वेबसाइट पे अपलोड हो गए। अच्छा? तो, हाँ, तो उन्होंने उनके सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशंस आ गई हमारे पास में, तो हमें लगा ये तो इट्स मतलब ये हिंदुस्तान के अंदर से एप्लीकेशंस आए हैं आपको? नहीं, इट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर से आपको एप्लीकेशंस आए हैं आपके देश की नागरिकता की? जी, हमें 2000 से ऊपर हमारे पास में एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। फिर हम लोगों ने हमारी वेबसाइट को बंद करना पड़ गया क्योंकि हमारे सर्वर्स इतने पावरफुल नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के गहन अध्ययन के बाद दोनों भाइयों की आंखें चमक उठी। पिता को लगा बेटों ने कोई सल्तनत जीतकर उन्हें बर्थडे गिफ्ट दिया है। वहाँ से पापा का अगले दिन मतलब बर्थडे था, तो मैंने वहाँ से पापा को विशेष दी और मैंने कहा पापा एक आपके लिए सरप्राइज है, आप अब आज प्रेसिडेंट हुए एक देश के। हाँ। पापा तो बहुत खुश हुए। तो आपको लगता था कि वो इस तरह से पता लगाते रहते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते रहते हैं? हाँ, ये तो था राइट फ्रॉम बिगनिंग, चाइल्डहुड से ही। हाँ। उसका एटीट्यूड था। पहले कंप्यूटर साइंस में, फिर हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। उसके बाद वो इनोवेटिव वर्क तो करता ही रहता है। आपने जब सुना कि सुयश ने ऐसा कुछ किंगडम ऑफ दीक्षित टाइप शुरू किया है, आपको विश्वास हुआ पहली बार में या थोड़ा समय लगा विश्वास होने में? हाँ, मैंने पहली बार सुना तो मैं शॉक हो गई। मतलब लाइक कंट्री खरीद ली, लाइक कंट्री का किंगडम, तो इट्स लाइक ऐसे कुछ स्टोरी में सुनने को ऐसा मिलता है, लाइक अ टेल। सो मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने सर से पूरी स्टोरी सुनी, उन्होंने हमको पूरा एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा किया। सो हम बहुत खुश हुए कि हमारे सर ने ऐसा किंगडम लाइक अब राजा बन गए। हाँ, राजा बन गए और हम उनकी प्रजा। बात ही ऐसी है कि किसी के लिए यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हकीकत यह है कि चाहे कितना ही हास्यास्पद क्यों न लगे, सुयश के दावों में दम है। दुनिया राजशाही को छोड़कर लोकतंत्र की ओर कब का बढ़ चुकी, लेकिन फिर भी एक साम्राज्य, अपना राज्य होने का सपना इतना सुंदर है कि हर कोई इसे आजमाना जरूर चाहेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नियम कानून क्या कहते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। क्या सचमुच में ऐसी जमीन इस दुनिया में है जहां पर अपने देश का झंडा गाड़ा जा सकता है? बीर तवील, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा अद्भुत इलाका जो किसी भी देश का हिस्सा नहीं है। आप सोचेंगे कि जिस दुनिया में सुई की नोक भर जमीन के लिए महाभारत हो जाए, वहाँ इतने बड़े इलाके पर किसी का हक नहीं। ये अद्भुत है और सच है। आपको बता दें कि बीर तवील ऐसी इकलौती जगह नहीं है। दुनिया में और भी ऐसी जगहें हैं जिस पर दावा करके कोई रातों रात सुल्तान बन सकता है, पर यह प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि लोग कोशिश करने से भी डरते हैं। हम वो पूरी प्रक्रिया आपको आगे बताएंगे। पहले उन जगहों के बारे में बताते हैं जो किसी देश का हिस्सा नहीं है। अंटार्कटिक पर बसा मैरीबर्ग लैंड। 16,10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले मैरीबर्ग लैंड में इतनी ठंड पड़ती है कि इंसानी बस्ती मुश्किल है। साल 1961 में कई देशों ने मिलकर अंटार्कटिक संधि पर दस्तखत किए, जिसके अनुसार उत्तरी ध्रुव पर बसे आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव पर बसे अंटार्कटिक क्षेत्र पर किसी भी देश का कब्जा नहीं होगा। इस जगह को वैज्ञानिक शोध के लिए कोई भी देश इस्तेमाल कर सकता है। न तो द्वीप पर किसी तरह की सैन्य गतिविधि होगी, न ही खनिजों के लिए खुदाई। एक ऐसी ट्रिटी हुई थी जिसे अंटार्कटिका ट्रिटी कहते थे, और उसमें भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि एक पर्टिकुलर अंटार्कटिका लैंड थी जिसमें 7 अलग अलग देशों के क्लेम थे, टेरिटोरियल क्लेम्स थे उसमें। लेकिन 1959 में उसका मसौदा तैयार हुआ और 1961 में उस पर साइन किया गया। आज उसकी संख्या 48 है। किसी भी क्षेत्र में जाकर वैज्ञानिक शोध कर सकता है, उसकी पूरी स्वतंत्रता है। इसके अलावा कई समुद्री द्वीप भी इस श्रेणी में आते हैं। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कानून बनाया। कानून के अनुसार किसी देश के तट से 12 समुद्री मील दूर तक मिलने वाले संसाधनों पर उस देश का अधिकार होगा। इसके साथ ही तट से करीब 200 समुद्री मील तक वो देश समुद्र को आर्थिक क्षेत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है।
200 समुद्री मील बाद के जल को अंतर्राष्ट्रीय जल माना गया है, जिसे तकनीकी भाषा में हाई सी भी कहते हैं। इस पर दुनिया के सभी देशों का अधिकार होता है। अगर इस क्षेत्र में कोई प्राकृतिक द्वीप निकलता है तो उस पर दुनिया का कोई भी इंसान दावा कर सकता है। तो पता कीजिए, शायद आपकी किस्मत में किसी द्वीप का राजा बनना लिखा हो। 82 में ट्रीटी फाइनली शेपली इसको बोलते हैं अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। तो उसके तहत अब वो बाउंड्रीज जो है ऑलमोस्ट तय हो गई कि कैसे बाउंड्री पहचानेंगे। तो एक समुद्र के जैसे भारत की एक बेस लाइन होगी, उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी तक जो है उसका टेरिटोरियल वाटर होगा। उसके पश्चात जो है एक निश्चित 20 माइल की दूरी तक जो है नॉटिकल माइल की दूरी तक कंटिन्यूअस जोन होगा, जहाँ पे उसको सारे तरीके के अधिकार होंगे। और उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का क्षेत्र आता है, तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर उसके पास कुछ सोवरेन राइट्स होते हैं, लेकिन दूसरे देश भी वहाँ पर आ जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर दुनिया के कानून और उन कानून के लूप होल ऐसे हैं जो मौजूदा दुनिया में राजा बनने की गुंजाइश छोड़ते हैं। बीर तवील जैसी जगह अगर इस दुनिया में मौजूद है तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि इंटरनेट के युग में कोई उस जगह के बारे में जानता न हो या फिर उस जगह पर दावा ठोकने की कोशिश न की हो। तो सुयश ने जब अपना झंडा वहां जाकर गाड़ा तो उनके दावे को भी मिली एक चुनौती। सुयश के दावे की चर्चा केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में होने लगी। सुयश को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी इंटरव्यू के रिक्वेस्ट आने लगे, लेकिन तभी उनकी तस्वीर के समकक्ष एक दूसरे व्यक्ति की तस्वीर नजर आने लगी। अमेरिका के रहने वाले जेरेमी हेटन का दावा है कि वो सुयश से पहले उस जमीन पर अपना झंडा गाड़ चुके हैं। इनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। इन दोनों में से असलियत में किसका दावा ठहरता है, ये जानने से पहले आइए जेरेमी की कहानी आपको सुनाते हैं। बात 2014 की, जब जेरेमी हेटन ने अपनी बेटी अमीलिया को एक अकल्पनीय तोहफा दिया। सिर पर ताज रखते हुए पिता ने ऐलान किया कि आज से उनकी बेटी नॉर्थ सूडान की राजकुमारी है। अमेरिकी न्यूज चैनलों के लिए ये खबर अविश्वसनीय थी, क्योंकि एमिली के पिता अमेरिका के एक साधारण इंसान थे। न तो उनके पास नॉर्थ सूडान नाम का कोई राज्य था और न ही वो वहाँ के राजा। बीर तवील पर अमेरिका के जेरेमी हेटन के दावे की कहानी बहुत रोमांचक है। हेटन ने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो आज नहीं तो कल किसी राज्य की राजकुमारी उसे बनाएंगे। अब लोकतांत्रिक देश अमेरिका में रहते हुए ऐसा संभव तो नहीं था, लिहाजा वो ऐसे जमीन के टुकड़े की खोज में जुट गए जिस पर किसी देश का आधिपत्य न हो। खोजबीन के दौरान उन्हें पता चला कि इजिप्ट और सूडान के बीच समचतुर्भुज आकार का एक जमीन का टुकड़ा लावारिस है। 2060 वर्ग किलोमीटर के इस रेगिस्तानी इलाके का नाम बीर तवील है। इस पर न तो किसी देश का आधिपत्य है और न ही इसे लेकर कोई विवाद। इस जमीन पर दावा करने के लिए हेटन ने वर्जीनिया से लेकर बीर तवील तक की यात्रा की। वहां पहुंचकर अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ा। साम्राज्य का नाम रखा नॉर्थ सूडान और खुद को राजा घोषित करते हुए अपनी बेटी एमिली को यहाँ की राजकुमारी बनाने का ऐलान कर दिया। Recently, as the last 5 or 6 years, Russia went 6 साल पहले रूस ने नॉर्थ पोल पर जाकर समुद्र पर अपना झंडा फहराया और उस इलाके पर अपना दावा ठोका। उसी तरह से झंडा फहराने की प्रक्रिया का मैंने भी पालन किया। planting a flag is sort of the defined method of doing that. तो
क्या हेटन के दावे के साथ ही सुयश का सपना चकनाचूर हो गया? क्या नॉर्थ सूडान ही किंगडम ऑफ दीक्षित है? हमने ये सीधा सवाल सुयश से पूछा। बीर तवील में जो एक अमेरिकन कह रहे हैं कि वहां तो मैं पहले झंडा लगाया हूं। तो मिस्टर हीटन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बाय द वे, और मेरी उनसे पहले भी बात हुई थी और फिर मेरी आने के बाद भी कई सारी बातें हुई हैं। देखिए वो एक काफी बड़ा हिस्सा है, अगर डिवीजन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस वो ये डिवीजन के लिए तैयार हैं आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारी यही बात चल रही है कि मैं उनके सारे प्लान में उनकी मदद करूंगा और वो मेरे सारे प्लान में वो अपनी मदद करेंगे पूरी तरीके से। आपने किंग ऑफ सूडान से भी बात की है? हाँ वही है जो हीटन जो है, ही इज द किंग ऑफ नॉर्थ सूडान। यानी यहाँ कोई झगड़ा नहीं, दोनों के बीच उत्तर और दक्षिण के कंट्रोल को लेकर फैसला हो चुका है। पर मजेदार बात यह है कि देश बनाने की औपचारिक प्रक्रिया के मामले में दोनों में से किसी को अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। राजाओं का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन राजा बनने की ख्वाहिश थोड़ी ही खत्म हुई है। कहते हैं राजा होना है तो राजा जैसा दिल चाहिए, लेकिन हम कहते हैं राजा बनना है तो राजा जैसा दिमाग चाहिए। चौबीस साल के सुयश दीक्षित को राजा बनने का सपना यूं ही नहीं आया। इसके लिए उन्होंने बाकायदा तैयारी की, कई साल तक इस विषय पर खोजबीन की और फिर पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने बीर तवील पर दावा ठोका। ऐसा नहीं है कि सुयश को बीर तवील के और दावेदारों के बारे में पता नहीं था, लेकिन उनका ये प्रयास सबसे अद्भुत इसीलिए है क्योंकि उन्होंने हर कानूनी प्रक्रिया का बारीकी से पालन किया। आपसे पहले कभी किसी ने ये ट्राई नहीं किया है? किसी ने यूनाइटेड नेशंस को, मतलब ये प्रक्रिया पूरी किसी ने फॉलो नहीं की? ये सारी प्रक्रिया तो मेरे ख्याल से किसी ने फॉलो नहीं करी अभी तक। आपके साथ जो रहता है व्यक्ति, वो अचानक आपको पता चले कि राजा हो गया, तो वही सवाल जो मैंने उनसे पूछा कि कितना समय लगा आपको विश्वास करने में? एक्चुअली सर ने मुझे वेबसाइट के लिए पहले से इनकी प्री प्लानिंग थी 15 डेज पहले से। हाँ। तो इन्होंने हमको, मुझे और अक्षय सर को ही काम दिया था वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो हमको तब तो ऐसा लग रहा था कि सर मज़े ले रहे हैं हमारी। फिर धीरे धीरे इजिप्ट गए सर, वहाँ इन्होंने वहाँ से हमको फ़ोटो पोस्ट की, वेबसाइट पे अपलोड करने को बोला। तो फिर हमको बिलीव हुआ कि हाँ सर मज़े नहीं ले रहे हैं हमारी। दुनिया के नक्शे पर लावारिस से पड़े बीर तवील के दावेदारों में सिर्फ सुयश और जेरेमी हेटन नहीं है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि 2010 में 14 लोगों के समूह ने इस इलाके पर अपना दावा किया। ये दावा ऑनलाइन किया गया। रोचक बात यह है कि नागरिकता के तौर पर फोटो आईडी कार्ड भी जारी कर दिए गए। 2011 में द गार्डियन से जुड़े लेखक जैक शैंकर ने बीर तवील में अपना झंडा गाड़कर इलाके पर नियंत्रण का दावा किया, लेकिन ये दोनों ही दावे मजाक में किए गए। ताजा दावों की खासियत ये है कि इनके साथ जुड़ा है विकास का एक मास्टर प्लान। अमेरिका के जेरेमी हेटन इस पर $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान कर इन्वेस्टर्स को आमंत्रित कर चुके हैं। सुयश भी नॉर्थ सूडान के राजा हेटन के साथ मिलकर अपने साम्राज्य के विकास के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। तो हम दोनों की बातचीत चली रही है। उसके पहले भी एक मिस्टर पीट वहाँ तक गए थे, ही इज फ्रॉम इजिप्ट इटसेल्फ, तो मेरी उनसे भी काफ़ी बातचीत हुई। तो मतलब कि यही है कि हमारी छोटी सी कम्युनिटी है अब 4-5 लोगों की जो सिर्फ वहाँ तक पहुँच पाए हैं। हीटन का जो वो था, हमारे जो पहले गए थे उनका देखा तो उनके पास $1.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स थे। तो उन्होंने भी हमें बोला अभी हमारे प्रोजेक्ट्स में आ जाइए, तो हमने हमारे भी इन्वेस्टर्स ढूंढे और फिर हमें लगा कि इट्स वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स टू अस। जो बात सुयश के दावे को अलग करती है वो ये कि वो पहले इंसान हैं जिन्होंने अपने दावे को आधिकारिक नियम कानून से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। एक घर का निर्माण करने में ही कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है लोगों की। यहाँ पर एक पूरे देश के निर्माण की बात हम कर रहे हैं, एक साम्राज्य के निर्माण की बात कर रहे हैं। सुयश कहते हैं कि उनके पास एक पूरी योजना है और उस योजना पर एक टीम के साथ वो काम करना शुरू भी कर चुके हैं। वो तो अपने देश के लिए एक संविधान लिखने की भी शुरुआत कर चुके हैं। बीर तवील भले ही विवादित जमीन नहीं है और न ही उस पर किसी देश का आधिकारिक कब्जा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी इस पर दावा ठोककर आसानी से देश का निर्माण कर सकता है। यूएन के जो P5 मेंबर्स हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, चीन हो गया, रशिया हो गया और USA हो गया, ब्रिटेन हो गया और फ्रांस हो गया, उन चारों, अगर उनको 5 की सहमति चाहिए, उनमें से यदि अगर एक भी देश वीटो लगा देता है तो वो कोई उस देश को मान्यता नहीं मिल सकती है।
किसी भी देश के निर्माण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन समय समय पर संघर्ष को रोकने के लिए देशों के मध्य कई संधियां हुई, जिनमें से सबसे अहम है 1933 की मॉन्टेवीडियो संधि। इस संधि में राष्ट्र के निर्माण में 4 आधारभूत तत्वों को जरूरी माना जाता है: निश्चित क्षेत्र, सरकार, स्थायी जनसंख्या और संप्रभुता। इंडिपेंडेंट स्टेट अगर डिक्लेयर कराना है तो पहले 1933 का मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन है, जिसके जो कहता है कि किसी भी देश, इंडिपेंडेंट देश के लिए 4 इंपॉर्टेंट टेनेंट्स होने चाहिए। पहला होता है कि उसके पास एक अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी हो, दूसरा होता है कि उसके पास एक गवर्नमेंट हो, तीसरा होता है उसके पास एक फिक्स्ड पॉपुलेशन हो, और चौथा होता है उसके पास एबिलिटी हो कि वो दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशन में जा सके। किंगडम ऑफ दीक्षित के निर्माण के लिए सुयश के पास 2060 वर्ग किलोमीटर का एक निश्चित क्षेत्र है, सरकार है, लेकिन न तो उनके पास स्थायी जनसंख्या है और न ही उनका देश एक संप्रभु राष्ट्र। संप्रभुता का आसान शब्दों में मतलब होता है संपूर्ण और असीमित सत्ता। इसके लिए जरूरी है कि दुनिया के बाकी के देश किंगडम ऑफ दीक्षित को मान्यता दें। यहाँ एक और दिलचस्प बात को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जब तक किंगडम ऑफ दीक्षित को दुनिया के बाकी देश मान्यता नहीं देंगे तब तक वो राष्ट्र नहीं बनेगा। मोटे तौर पर दुनिया में इस वक्त 195 देश हैं, लेकिन छोटे बड़े मिलाकर एक आंकड़ा 247 देशों का भी मिलता है, जिसमें से संयुक्त राष्ट्र ने 193 को ही मान्यता दी है। वेटिकन सिटी और स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी वो देश हैं। ये दुनिया में कई ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मान्यता एक तरह से नहीं मिली हुई है। वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस धरती पर। अगर यूनाइटेड नेशंस नहीं आपको कोई जवाब देता है, तब आपने सोचा है बिल्कुल आपकी किंगडम का क्या? देखिए, ऐसा है कि येट अगेन ये वही है कि मॉडर्न लोग क्या रूल्स बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये रूल्स ऐसा नहीं है कि आपको ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा एक देश बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही है कि अगर रिकॉग्निशन नहीं भी मिलती है तो भी हमारे पास में काफ़ी सारे लोग हैं एक ऑनलाइन देश बनाने के लिए, और वहाँ पर क्लेम तो है ही हमारा। आधिकारिक तौर पर पोप के देश वेटिकन सिटी को सबसे छोटा देश माना जाता है। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल सिर्फ 0.44 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1000। लेकिन 2 पिलरों के बीच बसा सीलैंड अनौपचारिक रूप से दुनिया का सबसे छोटा और अद्भुत देश है। सीलैंड इंग्लैंड के स्फोल्क समुद्री तट से करीब 10 किलोमीटर दूर 2 पाइपों के बीच बसा है। खंडहर की तरह दिखने वाले इस देश की जनसंख्या सिर्फ 27 है। रोचक बात यह है कि इस देश पर भी अलग अलग समय पर लोगों का कब्जा रहा। यहाँ के लोगों का जीवन देश दुनिया से मिलने वाले डोनेशन से चल रहा है।